हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज सर फ्रॉम केबीसी एकेडमी। आज हमारा सेकेंड डे है ऑन एसएससी टॉपिक। सो आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है आपका 1500 बीसी टू 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी का जो पार्ट है ये टू फेज़ में डिवाइड है। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक काल। इट स्टार्ट फ्रॉम 1500 BC to 1000 BC and second part is the phase 2 from 1000 BC to 600 BC, that is called the later वैदिक काल। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उस समय का जो लिटरेचर था उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो मैं आपको आज के वीडियो में क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपका पूरा का पूरा वैदिक काल से रिलेटेड बातें हैं। कहीं पर भी ये लेटर और अर्ली वर्ड नहीं आएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, ना कि अर्ली और लेटर। अर्ली और लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो चीज़ें उत्तर वैदिक काल में होती थी वो लेटर वैदिक काल में होती थी, जो वो अर्ली वाले में नहीं होती थी। अर्ली में जो होती थी वो लेटर में नहीं होती थी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम अगर लिटरेचर पे जाएं तो लिटरेचर जो थे वो टू टाइप्स के थे। द फर्स्ट वन इज द श्रुति एंड द सेकेंड वन इज द स्मृति। श्रुति लिटरेचर के चार पार्ट्स थे, वेद, ब्राह्मण्स, आर्यंकास एंड उपनिषद। उसी तरह जो स्मृति के 4 पार्ट्स थे वो वेदांग थे। वेदों से निकल के जो उनके अंग बने दैट इज कॉल्ड द वेदांग। पुराणास लिखा हुआ है, ये पुराणास ना हो कि क्या है, पुराण है। उसके बाद उपवेदास मतलब उपवेद एंड इतिहास। इतिहास मीन्स आपके इपिक, जितने भी आपके इपिक हुए हैं वो सभी आपके इसमें आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो कुछ उसमें इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जिनमें मैं उनको बताऊंगा। फर्स्ट है आपका वेद। सभी को पता है 4 टाइप्स ऑफ वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। सो जो पहला वेद कहलाता है दैट इज़ द ऋग्वेद। इसमें टोटल जो हैं वो 1028 श्लोक्स हैं और इनको जो लिखा गया है वो सप्त सिंधु रीजन में लिखा गया है। और उसके बाद आपका जो गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया। रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है या जो लाइन है वो कहाँ से, किस ग्रंथ से या कहाँ से ली गई है। तो वो अलग जगह से ली गई है। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है। पेपर में क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र जो है वो कौन सी देवी को डिनोट करता है या एड्रेस करता है। तो ये है सावित्री देवी। लोग गायत्री वर्ड ढूंढते हैं और वहाँ पे गायत्री वर्ड नहीं मिलता, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उनके अकॉर्डिंग, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो एवरी ह्यूमन है वो ब्रह्मा की ही संतान है और ब्रह्मा के जो शरीर है, बॉडी है, उन्हीं के पार्ट से मिलकर हम बने हुए हैं। तो इसको कैटेगराइज किया गया है कि अपन 4 कैटेगरीज जो हैं वो किस पार्ट से कौन सी कैटेगरी बनी हुई है ब्रह्मा जी के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी का हेड है उससे ब्राह्मण बने हुए हैं, जो सोल्जर है उससे क्षत्रिय बने हैं, थाइस से वैश्य बने हैं और फीट से शूद्र बने हैं। तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग ये बातें हैं। उसके बाद यजुर्वेद जो है वो सेकेंड वेद कहलाता है अपना। इसमें 663 श्लोक्स पाए जाते हैं जो किसके हैं, पूरे पूरे टोटल तो उसमें ज़्यादा है लेकिन 663 श्लोक्स जो है वो आपके ऋग्वेद की हैं। मतलब इतना ज़्यादा श्लोक्स ऋग्वेद के होने के बावजूद भी इसको एक नया वेद बोला गया है, यजुर्वेद, और सेकेंड नंबर का है। उसको सब सिंधु नदी के रीजन में लिखा गया था और इसको कुरुक्षेत्र रीजन में लिखा गया है। अब इसके बाद बात आती है कि थर्ड वेद कौन सा होता है। थर्ड वेद हमारा जो होता है वो होता है सामवेद। सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है और इसमें ऋग्वेद के जितने भी श्लोक्स थे उनको ट्यून्ड किया गया। ट्यून्ड मीन्स जैसे कोई गाना है, अगर गाने को आप गाने के रूप में ट्यूनिंग के साथ ना गाएं तो वो गाना एक लाइन की तरह लगता है। तो उसी तरह आप किसी भी, अगर आप पुरानी कविता देखें, श्लोक देखें तो सब बिल्कुल ट्यून्ड में मिलेंगे।
बहुत सारे अपने बुजुर्ग हुआ करते हैं जिनसे पढ़ते हुए नहीं आता, लेकिन वो ट्यून के कारण फ्लो में उनके साथ साथ गाते हुए चले जाते हैं और उनसे गलती नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो रिलेटेड टू द मेडिसिन, डिसीजेस से, मेडिसिन से और बुरी आत्माओं से रिलेटेड है कि उनसे कैसे अपन रोकथाम पाएँ। उसके बाद आता है वेदांग। वेदांग जो होते हैं वो 6 होते हैं। शिक्षा रिलेटेड विद द फोनेटिक्स, ध्वनि से रिलेटेड है, स्वर से रिलेटेड है। निरुकथा जो है वो इटमोलॉजी से रिलेटेड है। इटमोलॉजी मीन्स कोई वर्ड कहाँ से आया, जैसे आज अपन डिक्शनरी खोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड देखते हैं, ग्रीक का है, स्पेनिश है, जर्मन है, तो उसी तरह पहले भी इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। व्याकरण वर्ड सभी को पता है, व्याकरण डिनोट्स फॉर द ग्रामर, ज्योतिष इज फॉर एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट चांडास, इट्स छंद। इसको चांडास प्रोनाउंस मत करिएगा, ये छंद है। छंद आपको पता ही होगा, दोहा, छंद, ये सभी आपको क्या होता है, पोएटिक मैट्रिक बनाते हैं, मतलब एक ध्वनि टाइप में प्रोड्यूस करने के लिए छंद यूज़ करते हैं। कल्प, कल्प मीन्स होता है रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स अनुष्ठान, अनुष्ठान मीन्स आप कहने का मतलब कोई बच्चा बर्थ होता है तो बहुत सारी सेरेमनीज़ होती है, शादी होती है तो सेरेमनीज़ होती हैं, उसके बाद जब एंड होता है तो सेरेमनीज़ होती है। तो इस प्रकार के जो सेरेमनीज़ होती हैं वो सब कल्प के अंतर्गत आती हैं। कल्प जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है गृहसूत्र। गृहसूत्र मीन्स जितने भी घरेलू कार्यक्रम होते हैं, घरेलू मीन्स डोमेस्टिक रिचुअल्स, डोमेस्टिक, तो इसके अनुसार डोमेस्टिक में 16 रिचुअल्स होते हैं, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। वॉर्म टू टॉम मीन्स बच्चे के पैदा होने से या कोख में आने से लेके उसकी मृत्यु तक। कोख में आता है तो गोद भराई सेरेमनी होती है, बर्थ होता है तो अलग से कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डेथ होती है तो पिंडदान और भी जो होता है अंतिम संस्कार होता है। तो ये सभी मिलाकर फ्रॉम बर्थ टू टॉम कह सकते हैं या वॉर्म टू टॉम बोलते हैं। 16 रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद सर्वसूत्र होता है। सर्वसूत्र मीन्स पूजा की वेदी का कंस्ट्रक्शन करना, डिज़ाइन करना, ये सभी आपका इसमें आते हैं। श्राउत सूत्र ये होता है पब्लिक रिचुअल। पब्लिक रिचुअल मीन्स राजा जो है वो अपनी प्रजा की शांति के लिए जो भी ऑर्गेनाइज करवाता है, अपने पब्लिक के लिए जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाता है, जो भी, वो सब आपका किस में जाएगा, सर्वसूत्र सूत्र। उसके बाद आता है डोमेस्टिक रिचुअल। डोमेस्टिक रिचुअल में सबसे ज़्यादा एक वर्ड कॉमन है, वो है उपनयन। उपनयन का मतलब होता है कि जब भी, ये 11 नंबर का रिचुअल है, जब भी कोई टीचर स्टूडेंट को अडॉप्ट करता है, जैसा कि हमने देखा था रामायण में, रामचंद्र लोग चारों भाई जो थे वो सभी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, उपनयन की प्रोसेस होती है, उसके बाद उनको गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करनी पड़ती थी और उनके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी उपनयन। उसके बाद इसमें जो वैदिक पीरियड था इसमें कुछ बातें थी, जैसे मेल ऑफ फर्स्ट 3 कैटेगरीज, जो पहली 3 कैटेगरीज हैं, पहली 3 कैटेगरीज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी को तो परमिशन थी उपनयन की, लेकिन जो लेडीज़ होती थीं और जो शूद्र कैटेगरी होते थे उनको परमिशन नहीं होती थी। बिकॉज द मेल ऑफ फर्स्ट 3 कम्युनिटीज़ आर एलिजिबल फॉर उपनयन बिकॉज दे आर कॉल्ड द्विजा, क्योंकि उन्हें हम द्विजा बुलाते थे वो लोग। द्विजा का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जो पैदा होता है। और शूद्र और वुमेन होती थी उनको अधिकार नहीं होता था उपनयन का, क्योंकि वो एकजा होते थे। एकजा मीन्स वंस बॉर्न, एक ही बार पैदा होते, दोबारा पैदा नहीं होते। पुराण जो होते हैं वो 18 पुराण होते हैं, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और भी कई होते हैं, मार्तंडेय होते हैं और भी कई हैं, लेकिन अपन को उतने 18 नहीं पढ़ने क्योंकि उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गरुड़ पुराण सभी ने सुना होगा। गरुड़ पुराण जो होता है वो डेथ के बाद व्यक्ति का क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस पर एक मूवी भी बनी हुई थी, परहैप्स अगर गलत नहीं हूँ तो अपरिचित मूवी आई थी कुछ समय पहले, 8-10 साल पहले, जिसमें बताया गया था कि जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा होती है। तो उसमें दिखाया गया था कि आप अगर ब्याज पे पैसे चलाओगे तो आप कीड़ों के द्वारा या तेल में तले जाओगे, ऐसे करके बहुत सारी बातें उसमें बताई गई थी। तो वही गरुड़ पुराण होता है, जो डेथ के बाद, किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उन्हें परिवार वालों को बैठाकर सुनाया जाता है। तो वेद पुराणों के अनुसार जो एज होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। एज 4 प्रकार के होते थे।
पहला जो एज होता था उसको कृतयुग बोलते थे। कृतयुग ध्यान रखिएगा, आप इसे सतयुग कहेंगे, लेकिन पेपर में आपको सतयुग SATUYUG नहीं मिलेगा, आपको कृतयुग मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद त्रेता युग हो गया, द्वापर हो गया, और हम आज मॉडर्न जिस एज में रह रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कलयुग। उसके बाद जो आता है वो आता है उपवेद। उपवेद में आपका आएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद समझ सकते हैं किससे रिलेटेड होगा, मेडिसिन से रिलेटेड होगा। उसके बाद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद म्यूजिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद शिल्प वेद, वो शिल्पा दिख रहा है लेकिन वो शिल्प वेद है, उसको शिल्पा मत प्रोनाउंस करिएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर। एंड द फोर्थ वन इज द धनुर्वेद। धनुर्वेद किससे हो सकता है, वार्क एंड आर्करी, तीरंदाजी से रिलेटेड जो है युद्ध की कौशल सिखाया जाता था उसमें। उसके बाद अब बात आती है कि इपिक कौन से हैं। महाभारत, गीता, रामायण, ये सभी आपके क्या है, इपिक थे, तो इन पे कोई खास डिस्कस करने का बात ही नहीं बनता। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। 7 रिवर्स जो उस समय होती थी, सप्त सिंधु, नाम ही है सप्त सिंधु। तो पहली जो होती थी वो सरस्वती, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने पहली बोल दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा सिंधु, तीसरा परशुनी, परुष्णी, परुष्णी को आज हम जानते हैं रावी नाम से, मतलब रवि नदी। उसके बाद सतुदरी, सतुदरी जिसका मॉडर्न नाम है सतलज, सतलज। उसके बाद वितासा, इसको आप हम बोलते हैं झेलम। झेलम को बाद में और भी कई नाम से जाना गया, हडैप्से करके नाम से जाना गया, जिसमें पोरस का युद्ध हुआ था। पोरस का अलेक्जेंडर के साथ युद्ध हुआ था, पंजाब का जो राजा था पोरस, उसका युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, जिसको हडैप्से नदी बोला जाता था, उसी के नाम पे युद्ध ही हो गया, तो उस नदी के किनारे हुआ था इसलिए हम उसको हडैप्से बोलते हैं। उसके बाद विपासा, नाम तो याद ही हो जाएगा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं होगा। विपासा बासु थी इसलिए व्यास याद कर लीजिएगा, व्यास नदी। असिकना, अशिकना मॉडर्न नेम है चिनाब नदी, CHENA, चिनाब नदी। तो ये आपकी सब सिंधु नदियाँ हो गई, जो 7 नदियाँ होती हैं जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो हमारा है पार्ट, ये अभी तक पूरा का पूरा था कि पूरे वैदिक कल्चर में क्या क्या चीज़ें हुई, ग्रंथ आए, वेद आए, नदियाँ उस समय जो थी उनका क्या नाम था। उसके बाद अब बातें आएंगी जो रिलेटेड होंगी वैदिक एंड लेटर वैदिक पार्ट की। तो अब हम चाहें तो इसको लेटर और अर्ली में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कुछ बातें अलग होती थी और लेटर वैदिक में वो बातें अलग हो गई हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जो रहेगी क्लास, वो आपका पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा अलग से, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या बातें होती थी और लेटर वैदिक में उन्हें चेंज करके क्या कर दिया गया। उसको बताने से पहले उसका तो मैं एक टेबल ही बना दूंगा या दोनों को अलग डिस्क्राइब करूंगा। अब कुछ बातें मैं आर्यंस के बारे में बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए कि आर्यंस क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि आर्यंस जो हैं वो 1500 के आसपास आए हैं, 1500 में आए हैं। अब आर्यंस हैं कौन, हु आर द आर्यंस, इसका भी कोई फैक्ट नहीं है कि आर्यंस हैं कौन। अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं व्यूज़। फॉर एग्जांपल AC दास एक व्यक्ति हैं, AC दास। फर्स्ट वर्ड मैं अभी बताना चाहूँगा इंडोलॉजी। कई बार ये इंडोलॉजी वर्ड पूछ लिया गया कि इंडोलॉजी होता क्या है। हु या स्टडी ऑफ इंडिया, स्टडी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द इंडोलॉजी। So AC Das के अकॉर्डिंग आर्यंस आर प्योरली इंडियन, प्योरली इंडियन।
आर्यंस आर प्योरली इंडियन, सप्त सिंधु इज द नेटिव प्लेस, सप्त सिंधु इज द नेटिव प्लेस। इन्होंने अपना व्यू दिया कि जो सब सिंधु रीजन था ये इनका नेटिव प्लेस था और ये पूरे के पूरे भारतीय थे। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग राय दी, कुछ लोगों ने बुक्स भी लिखी हैं। उसके बाद व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती, नाम तो सभी ने सुना होगा, फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। इनके अकॉर्डिंग आर्यंस फ्रॉम तिब्बत, आर्यंस लोग जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। उसके बाद फेमस एक व्यक्ति और होंगे जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये जो आए थे यूरेशिया से आए थे। यूरेशिया, यूरेशिया जो है वो कजाकिस्तान पे है, कजाकिस्तान इज नेटिव प्लेस फॉर आर्यन, इज नेटिव प्लेस ऑफ आर्यंस। आर्यंस कहाँ से आए थे? कजाकिस्तान से आए थे। जो मैक्स मूलर है ये जर्मन का है, जर्मन इंडोलॉजिस्ट है। जर्मन इंडोलॉजिस्ट का मतलब अब आप समझ सकते हैं, जर्मन का व्यक्ति है जिसको इंडिया पे स्टडी कर रहा था, ठीक है। और ये संस्कृत के प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर, संस्कृत प्रोफेसर। बीजी तिलक नाम से ही समझ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी आर्यन पे, आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस, द होम ऑफ आर्यंस। तो कई बार ये बुकों के नाम आ जाते हैं पेपर में। हिटलर के अकॉर्डिंग, हिटलर के अकॉर्डिंग जो हिटलर कहाँ का था? जर्मन का था। जर्मन आर ओरिजिनल आर्यंस। हिटलर के अकॉर्डिंग जर्मन से आया हुआ था आर्यंस लोग। टू साइंटिस्ट हैं या टू इंडोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं कहेंगे हम, टू इंडोलॉजिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ इंडोलॉजी बोलते हैं, फादर्स ऑफ इंडोलॉजी। पहले का नाम है विल्किंस, विल्किंस। इन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। और दूसरे का नाम है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। इन्होंने अभिज्ञ शकुंतलम, अभिज्ञ शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, कुंतलम इनटू इंग्लिश। और मैक्स मूलर ने क्या किया था? ऋग्वेद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। मैक्स मूलर ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इनटू इंग्लिश, ऋग्वेद इनटू इंग्लिश। तो अब ये बातें आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं कि आर्यंस कौन थे। एसी दास के अकॉर्डिंग्स जो आर्यंस थे वो टोटली इंडियंस थे, प्योर इंडियंस थे, और सब सिंधु रीजन जो था उनका नेटिव प्लेस था। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग आर्यंस जो थे वो तिब्बत से थे। मैक्स मूलर जो कि एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट था, उसने ऋग्वेद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और उसने क्या कहा था कि यूरेशिया कजाकिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ से आर्यंस आए हैं, वही उनका नेटिव प्लेस है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी, आर्कटिक द होम्स ऑफ नेटिव्स,
हिटलर ने कहा था जर्मन से आए हैं। और 2 इंडोलॉजिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ इंडोलॉजी बोलते हैं, विल्किंस जिसने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और विलियम जोन्स जिसने अभिगम शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये है हमारा पार्ट 1 ऑन वैदिक लिटरेचर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिस्क्राइब करूँगा कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ऐसा क्या अलग है। सो जिन्हें ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी कल एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था, अपना व्यूज़ शेयर किया था कि सर अगर आप पहले से लिखकर फिर अगर डिस्क्राइब करें तो थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा और हम लोग उसको ज़्यादा जल्द से जल्द पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने कोशिश की थी कि पहले मैं उसको लिख लूँ और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करूँ। सो अगर और भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।